नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन लगभग कंप्लीट पढ़ लिए थे। कुछ जो पार्ट हैं वो मैंने बताया कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो नरेशन में एक रहा हुआ है कि अगर वाट के बाद में, हाउ के बाद में अगर हमारा एडजेक्टिव ने आकर कोई नाउन आ जाए तो उसका हम किस प्रकार से बनाएंगे, इतना सा टॉपिक रहा है। ये टॉपिक हम लास्ट में कर लेंगे। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक नरेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि बाहर आईएनजी, अंदर ईडी यानी इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसको रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमाज है। यहाँ पढ़ा था कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का तरीका हमें पता था कि SON 1 2 3 चेंज कहाँ होंगे, अंदर वाले होंगे। कि अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट में आया हुआ है, पॉजिटिव केस में आया हुआ है या ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। ये पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा। और जो यहाँ शुरुआत में सब्जेक्ट है, अगर किसी का नाम है तो उसके लिए वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो देखेंगे, ही या सी का यूज करेंगे। ज़्यादा का भाव होता है तो दे का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम बाहर देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अंदर चेंज होंगे जितने भी चेंज होंगे। बाहर देखकर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम अपनी तरफ से मानते हैं, किसको छोड़कर, सेकंड पर्सन को छोड़कर। जैसा वाक्य का सेंस होता है, भाव होता है, उसके अकॉर्डिंग। फिर कहा कि थर्ड पर्सन नो चेंज, कि अगर थर्ड पर्सन कौन कौन से, ही, सी, इट और दे अगर इन्वर्टेड कोमा में आ जाते हैं या इनका कोई और केस आ जाता है, देम आ जाता है, देयर आ जाता है, हिज आ जाता है, हर आ जाता है, तो हम उनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो टेंस चेंज नहीं होंगे, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। कब? जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो। फिर पढ़ा कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अलावा कोई दूसरा एक टेंस और बचता है, वो था पास्ट टेंस। इन्वर्टेड कोमा के बाहर अगर पास्ट टेंस हो तो पास्ट में कोई सा भी टेंस हो सकता है। पास्ट टेंस हो तो प्रोनाउन भी चेंज होगा और टेंस भी परिवर्तन हम करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन भी हम करेंगे। तो ये हमने पहले पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कौन कौन से कनेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो पहला पढ़ा कि अगर असर्टिव सेंटेंस हो यानी सिंपल सेंटेंस हो जिनका अंत, जिनके लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा हो, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। यही पढ़ा था। फिर यहाँ पढ़ा था कि अगर सेड टू हो, सेड के बाद टू आएगा तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। तो सेड टू हो तो वो किस में चेंज होगा, टोल्ड में। और अगर केवल सेड है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी सेकंड पर्सन यू नहीं है, तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे। ये बात पढ़ ली थी। फिर टेंस संबंधित परिवर्तन पढ़े थे कि पूरा का पूरा प्रेजेंट है वो किस में जाता है, पास्ट में जाता है। यानी कि प्रेजेंट के आगे सिंपल लगा हुआ है तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट के आगे कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज। और वैसे भी पढ़ा कि अगर इज आर एम अकेले हो तो किस में चेंज होंगे, वाज और वर में। हेज है हो मेन वर्ब के रूप में या हेल्पिंग वर्ब में तो किस में चेंज करेंगे, हेड में। अब हेज है के साथ बीन लगा दिया तो हेड बीन में चेंज हो जाएगा। पहला जो मेन मुख्य काम है कि प्रेजेंट टेंस का जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया था। तो ये हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस हो तो डेट लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात है सेड टू हो यानी ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि पर्सन नहीं पूछा गया है, बात बताई गई है। या फिर सेड हो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड रहने दो। और अगर यहाँ
सेकंड पर्सन नहीं है तो सेड रखेंगे, नहीं तो हम वाक्य के भाव के हिसाब से हमने ब्रैकेट में बंद किया था कि हमने मिम मानेंगे, अस मानेंगे, जो भी है। तो ये पहला काम था। दूसरा सेंटेंस पढ़ा कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन आया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के थे कि अगर वाक्य की शुरुआत किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की क्या होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। और सेड टू लिखा हुआ है तो इफ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, पर्सन पूछा है, तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। फिर बताया कि पैसिव वॉइस में जो जैसा होता है वैसा रहता है, लेकिन जो हमारे नरेशन होते हैं उनके अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन का कोई रोल नहीं होता। यानी वाक्य को कैसा बनाया जाता है, असर्टिव। तो कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब वाला है तो सब्जेक्ट यहां पर आएगा, यहां मेन वर्ब आएगी। तो हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को तो यहां ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहां ले जाएंगे। यानी सब्जेक्ट तो यहां आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जब यहां आएगी तो क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, यहां क्या लग जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये हमने हेल्पिंग वर्ब वाले में पढ़ा था। फिर इसमें ये पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी ज्यादा ध्यान किस में रखना है, प्रेजेंट सिंपल में। कैसे, जैसे इस प्रकार का सेंटेंस हो, ही सेड टू अस, हैव यू प्लेड चेस, क्या तुम चेस खेल चुके हो। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य रखना है तो डू यू प्ले चेस। इस प्रकार का अगर सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है, कैसे पता चला, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सब्जेक्ट भी है। तो पर्सन पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। पहली बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है तो यहां क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। फिर क्या कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहां आती है और सब्जेक्ट यहां आएगा, तब वाक्य क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, असर्टिव बनेगा। लेकिन ये डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में भी सिंपल सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि वाक्य में नोट नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है सिंपल सेंटेंस में, और पास्ट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती सिंपल सेंटेंस में। अब ये सिंपल सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या, अस। तो हमें तो चेंज यू को करना है, यानी सब्जेक्ट को करना है, तो यहाँ पर अस का सब्जेक्ट करना पड़ेगा, यानी अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। फिर यहाँ डिड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नोट नहीं है। तो पास्ट सिंपल में क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, प्लेड चेस। तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हट गया। अब फिर मैंने कहा कि यहां पर मान लेते हैं, यहां नोट लिख दिया, नोट लिख दिया तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है डिड का, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कहने का मतलब है यहाँ डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, फिर नोट आएगा, और डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले रहेगा। ये हमने पढ़ लिया था, इस पर विशेष ध्यान भी दिया था। तो यह है हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, आस्क्ड होगा, वाक्य को सिंपल बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो ये हो गए दो सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस था कि हेल्पिंग वर्ब में ही, यहां मैंने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो वाक्य की शुरुआत है हेल्पिंग वर्ब से ना होकर पहले WH वर्ड से शुरुआत हो, किससे हो, WH वर्ड पढ़ लिए, WH वर्ड। साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने इफ लगाया था, लेकिन WH वर्ड वाले में हम क्या लगाएंगे, WH जो आया हुआ वही लगाएंगे। फिर क्या हुआ, WH के तुरंत बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, और यहाँ सब्जेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता है। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और जब होगा तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। यानी कि WH वर्ड के बाद यहाँ क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। ये WH वर्ड था। जैसे कोई सेंटेंस करते हैं,
वापिस सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे, क्योंकि प्रश्न तो दोनों में पूछा जा रहा है, चाहे हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे WH वर्ड से हो। तो यहाँ सेंटेंस लिखें, ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव इन जयपुर, तुम जयपुर में कहाँ रहते हो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेड टू है, किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से, तो WH वर्ड ही लगा देंगे, आपस में चेंज होंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में मी है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहां मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज होगा, कहीं पर भी नोट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म WH, तो यहां पर क्या है, कनेक्टिव है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके मन में आ रहा है कि WH वर्ड है तो इसमें तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर आप इसमें डिड का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो। हमें वाक्य को असर्टिव बनाना है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये कनेक्टिव हो गया है, आई होगा, डिड नहीं आएगा तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, इन जयपुर। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो ये WH वर्ड वाला भी समझ में आया होगा। तो हमने 3 सेंटेंस पढ़े हैं, एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा जो सेंटेंस था वो था इंटरोगेटिव में 2 प्रकार के, एक तो WH वर्ड वाला, एक हेल्पिंग वर्ब वाला। WH वर्ड है तो WH वर्ड लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह इफ लगाएंगे। दोनों में वाक्यों को क्या बनाएंगे, सिंपल असर्टिव सेंटेंस हम बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हमारा जो अगला सेंटेंस आया था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। किस कौन कौन से, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, यह वाक्य में क्या लिखा हुआ होगा, प्लीज अथवा काइंडली, या फिर डोंट से वाक्य की शुरुआत होगी। लेट वाला भी पढ़ा था। ये सेंटेंस WH वर्ड में होते हैं। तो डोंट में और प्रकार पढ़ा कि डोंट भी आ जाए, प्लीज भी आ जाए, तो इन सब का क्या इलाज है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनमें किसी को हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। कमांड करते हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम फॉरबिड मना कर देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग वाक्य का भाव होगा, उसके अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो भी है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ऑर्डर की सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, कमांड की कमांडेड, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड, फॉरबिड की फॉरबेड, FORBADE। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने किसका यूज किया था, टू का। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर वाक्य का भाव है जैसा हम कर देंगे, प्लीज अथवा काइंडली है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। उसी प्रकार डोंट है तो फॉरबेड से भी बना सकते हैं, रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं। फिर लेट अस वाला पढ़ा था, लेट्स में क्या होता है, सजेस्टेड टू। केवल एक ही वाक्य है कि लेट्स, इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है, लेट अस इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, SP सजेस्टेड टू और प्रपोज टू प्लस यहाँ देट का यूज करना है, एक ही जगह कनेक्टिव। ये हमें अलग से स्पेशल पढ़ लिया था कि इस प्रकार से इनका यूज करना है हमें। तो इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट साथ में प्लीज आए तो रिक्वेस्टेड भी लगाएंगे, फिर टू से पहले हम नोट लगा देंगे। एक दो सेंटेंस हम कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस है, सी सेड टू मी प्लीज डोंट गो देयर। ठीक है,
तो वाक्य में प्लीज भी है, डोंट भी है। तो प्लीज को हटाने के लिए हमें रिक्वेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों है इसका बताने की आवश्यकता अब नहीं रही होगी। सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज हट गया रिक्वेस्ट के कारण, अब हमें डोंट भी हटाना है। तो डोंट हटाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो टू के बाद नोट नहीं लिख सकते क्योंकि टू के बाद वर्ब आएगी, तो यहाँ नोट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो डोंट भी हट गया नोट से, बचा हुआ क्या है? गो देयर। तो लिख देंगे गो देयर। ये सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे, इनका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये वाला सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया है, तो आज ही आपको सर को मैसेज करना है या कमेंट कर देना है कि ये वाला सेंटेंस दोबारा से बताओ, नहीं तो हम जो अगला टॉपिक है वो हम चालू करेंगे। उसके बाद में इंपेरेटिव के बाद हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या था कि जिस सेंटेंस में मैं लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। इस प्रकार के सेंटेंस का यूज किस लिए किया जाता है? किसी के लिए प्रे करने के लिए, किसी को साप देने के लिए, किसी को ब्लेस करने के लिए, यानी कि इस प्रकार विश करने के लिए। इनका भाव होता है मैं, लिखा हुआ होता है मैं के बाद में क्या आएगा? साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। एक्सक्लेमेटरी में इनमें यही फर्क होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैं के अलावा और कुछ होता है, साइन लास्ट में आता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं की वाक्य की शुरुआत में आता है। वाक्य को सभी में हमें क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। तो ये सेंटेंस है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? वाक्य के भाव के हिसाब से। सेड टू का प्रेड कर दो, प्रार्थना की है तो कर्ट्स कर दो, डी लगा दो कर्ट्स के साथ में। या अगर हम किसका भाव है, किसी का बुरा चाहना या किसी का हम साप देने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस था। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस था जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमने कल ही पढ़ा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम किसका यूज किया था? देट का। तो अब कितने सेंटेंस है जिनमें हमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करना है? देट का। तो पहला सेंटेंस था असर्टिव, जिसमें हमने किसका यूज किया था? देट का। फिर दूसरा पढ़ा था हमने जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसमें भी देट का। फिर हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? देट का। 5 सेंटेंस थे, 5 में से 3 में प्लस थोड़ा सा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था। कौन सा? यहां मेंशन कर देता हूं, कौन सा? लेट्स वाला, यानी लेट अस वाला जो सेंटेंस था, उसमें भी हमने इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया था? कनेक्टिव क्या लगाया था? देट। ये इतनी बात समझ में आई होगी। तो शायद जो कनेक्टिव है उसका यूज आपको समझ में आ गया होगा। एक जगह तो टू लगेगा। टू कहाँ लगेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में। एक जगह इफ लगेगा, इफ या वेदर। वो कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में। और एक जगह लगेगा WH वर्ड। कहाँ पर? जो WH वर्ड है वहां पर। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस में कनेक्टिव लगाने का तरीका था। आपको ये सब समझ में आए होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेम्ड किया जाता है, विस्मय प्रकट किया जाता है अपना। तो विस्मय प्रकट करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जब अल्लाह हो, ओहो हो, ओहो, OH। ये भी 2 तरह, एक आहा, यानी कि ये अपने जॉय को प्रकट करने के लिए, खुशी को प्रकट करने के लिए आहा। और ओहो भी दुख को भी होता है, सुख के लिए भी, यानी खुशी के लिए भी और दुख के लिए भी ओहो का यूज किया जाता है। वाक्य का भाव बता देगा, वाक्य में क्या हुआ। किसी के दादाजी की मृत्यु हुई है तो वहां पर खुशी होने की, खुश अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं कर सकते, तो वो वाक्य का भाव होता है। वाक्य के क्या कहता है
उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच थे जो हमने पढ़े थे। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। वाक्य को हमें असर्टिव बनाना है, ये मैंने बताया था। और पूरा टेंस चेंज करना है तो मॉडल आ जाए तो क्या करेंगे, कैन का कुड कर देंगे। कुड है तो कुड को कुड ही रहने देंगे, क्योंकि जो नरेशन है इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या किसको शो करते हैं, पास्ट को शो करते हैं। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक देख लेते हैं, लास्ट वाला। कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव वाला। एडजेक्टिव है तो हम किसका यूज करेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले वेरी का। लेकिन अगर एडजेक्टिव का यूज ना करके हम एडजेक्टिव ना आए और वहां पर नाउन आ जाए तो हम यूज करेंगे ग्रेट का। तो ग्रेट का यूज कैसे होगा, जैसे ही सेड व्हाट ए फूल, फूल यानी मूर्ख, आई एम। ये क्या है, हमारा नाउन है मूर्ख व्यक्ति। तो अपने लिए मूर्ख लगाया है तो यहां पर वेरी का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड देट। देट तो लगेगा, वाक्य को असर्टिव बनाएगा। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही वाज, फिर ए और यहां क्या लगाएंगे, ग्रेट। तो इसके ऊपर ज़्यादा उदाहरण भी नहीं है, वैसे भी लगभग एग्जाम में हमारे नहीं आता है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं कि कहाँ ग्रेट कहाँ वेरी। एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आप जानते हो, विशेषण आता है तो वेरी, बाकी नाउन आता है तो ग्रेट लगाते हैं। तो ये इतना सा सेंटेंस था। तो हम 2-3 सेंटेंस करते हैं अलग अलग जो हमने आज तक पढ़े हैं। आपको खुद को इनका सॉल्यूशन करना है कि जल्दी जल्दी किसमें क्या लगेगा, इसमें किसका यूज होगा। जैसे पर्सन है, ही said to me why do you stay here। ये चेंज करो, कैसे चेंज होगा, किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। दूसरा सेंटेंस, they said to us have you reached there। अगला सेंटेंस है, सीता said to me do you cook food। कैन यू कुक फॉर मी, फूड रहने दो। और अंतिम सेंटेंस है, दे सेड टू मी डोंट टॉक इन द क्लास। ये 4 सेंटेंस हैं, इनको चेंज करो। टेंस संबंधित परिवर्तन आपको आते होंगे। प्रेजेंट पूरा पास्ट में जाता है। पास्ट सिंपल का हमें ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर पास्ट कंटिन्यूज हेड बीन में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट वैसा ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज वैसा ही रहेगा। फिर फ्यूचर टेंस में विल और सेल का हर जगह प्रयोग होता है तो हमें वुड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मॉडल का भी हमने पढ़ लिया, कैन का कुड हो जाएगा। तो ये चेंजेस लिखवाए हुए भी हैं और बोर्ड पर बताने की आवश्यकता भी नहीं कैसे चेंजेस होते हैं। ये तो मेन बेसिक चीज़ है। चेंज कर दिया होगा इन सेंटेंस को। पर्सन पूछा है, आस्क्ड होगा। WH वर्ड है, WH वर्ड ही लगेगा। साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। पास्ट प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में चेंज होगा। सिंपल सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म यू, सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई। फिर स्टे की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म स्टेड। क्यों? क्योंकि डू के साथ नोट नहीं है। हियर किस में चेंज होता है? देयर में। अगला सेंटेंस है,
दे सेड टू अस, सेड का मतलब पर्सन पूछा है, अंदर देख लो यहाँ पर पर्सन पूछा गया है। यहाँ इफ का यूज किया जाएगा, क्यों करेंगे, क्योंकि वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से। यू यहाँ हेजेव किस में चेंज होगा, हेड में। यू सेकंड पर्सन अस, यानी यहाँ क्या होगा, वी। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। अगला सेंटेंस है, पर्सन पूछा है, मॉडल वाक्य से शुरुआत है तो क्या लगाएंगे, इफ। सेड है क्या हो जाएगा, आस्क्ड। यू है आई हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। कुक फॉर मी, मी किसके लिए, सीता के लिए, तो सीता है लड़की है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या हो जाएगा, हर। अगला सेंटेंस है, दे सेड टू मी डोंट टॉक इन द क्लास। डोंट टॉक, डोंट से वाक्य की शुरुआत है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। टू करेंगे या फॉरबेड कर देंगे, मना करने का भाव है, नोट का यूज नहीं करना पड़ेगा। टॉक इन द क्लास। तो ये कुछ रिवीजन है, पूरा तो नहीं है लेकिन जो मेन है। इसके अलावा आप देखो आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर जो नरेशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक समझ की खुद की बात है कि वाक्य में अगर लिखा हुआ है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो जो हमारा नरेशन होता है वो पास्ट में होता है, पास्ट में करना होता है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते कि होता था अब नहीं होता है क्या, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये बात एकदम सही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि राम ने मुझसे कहा कि 2 और 2 4 होते थे, नहीं, आज भी होते हैं। तो उन सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो खुद अंडरस्टूड बात है, आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कौन कौन से कहाँ पर हमें इनका नरेशन चेंज नहीं करना है। बाकी जो मेन चीज़ है वो हमने पढ़ ली है। वाक्य को असर्टिव करना है, इतना ध्यान रखना है, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव, कोई सा भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो नरेशन जो 4 नंबर का पार्ट है वो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको अब रिवीजन करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।